नमस्कार। वॉर रूम ये है वीकेंड प्रतिशोध और इस सप्ताह के दौरान आपने अगर संसद में चलने वाली बातों को ध्यान से सुना है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसको ध्यान से सुना है, तो आपने एक बात जो उन्होंने शास्त्रों से उद्धृत की उसको ध्यान से सुना और समझा होगा। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे धर्म चर्चा प्रवर्तते। वो राष्ट्र जो शस्त्रों से सुरक्षित होता है, वहीं पर विद्वज्जन जो हैं वो धर्म चर्चा कर पाते हैं, कर सकते हैं, करते हैं। आपको शांति बनाए रखने के लिए भी उस ताकत की जरूरत होती है जिससे आपके दुश्मन थर्राएं और आपको शांति में जीने दें। इसीलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के उन अस्त्र शस्त्रों की, भारत की आर्मी, भारत की नेवी, भारत की एयरफोर्स की उस ताकत की जो अपने आप में यूनिक है। वो शस्त्रों के मामले में हो या फिर उस सोच, उस समझ के मामले में जहां दुनिया हमारा लोहा मानती है। वो क्या है? मेजर गौरव आर्या हमारे साथ जुड़ गए हैं, एयर मार्शल पी के श्रीवास्तव मेरे साथ हैं और नेवी के बारे में ये कहते हैं कि लोग उतना जानते नहीं हैं, लेकिन जितनी खुदमुख्तार हमारी तीनों सेनाओं के अंगों में नेवी शुरू से रही है उतना कोई दूसरा नहीं रहा है। हमारे साथ कमांडर वी के जेटली जुड़ रहे हैं जो कि आपको बताएंगे नेवी के बारे में ये खास बात। लेकिन पहले इस खबर को देखिए जरा। भारत अमेरिका के बीच कॉम्बैट ड्रोन को लेकर डील संभव। अमेरिकी V-BAT ड्रोन का भारत में भी निर्माण होगा। फ्लैश कीजिए, मेक इन इंडिया के तहत तकनीक ट्रांसफर के साथ ये समझौता होगा। ये जरा देखिए, बहुत महत्वपूर्ण खबर। अब जबकि पूरा का पूरा वॉर लैंडस्केप खास तौर से एरियल अटैक, एरियल डिफेंस पर आता जा रहा है और उसमें ड्रोन की बहुत महती भूमिका हो गई है। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण। भारत अमेरिका के बीच कॉम्बैट ड्रोन को लेकर डील। अमेरिका V-BAT ड्रोन का भारत में निर्माण करेगा मेक इन इंडिया के तहत तकनीक ट्रांसफर के साथ। मतलब अमेरिका की यह टेक्निक है जो भारत को दी जाएगी, भारत अपने यहां पर इसको बनाएगा। ये क्या है V-BAT ड्रोन और क्या होगा पूरे सिनेरियो में इससे तब्दीली? सर, V-BAT ड्रोन जो है AI इनेबल्ड ड्रोन है और सबसे इसमें उत्तम चीज जो मुझे दिखाई दे रही है दिनेश, वो ये कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। हम सबसे ज्यादा क्या ले सकते हैं एडवांस कंट्री से? टेक्नोलॉजी। जब तक उसकी जियो लोकेशन नहीं होगी मैन्युफैक्चरिंग की, अब हम सब जानते हैं, सारे देशवासी जानते हैं, तब तक उस चीज का पूरा महत्व नहीं होता है, क्योंकि लगभग एक संख्या में आएगी और वॉर में डैमेजेस होते हैं, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं रहेगा, उसको संभालने का, सजोने का तरीका आपके पास नहीं होगा। ये ISR ड्रोन है, मतलब इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉग्निशंस के काम आएगी। और ये जो है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाली है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो अपने आप में ये तकनीकी रूप से सक्षम है। आपके काम के लिए 20,000 इसकी सीलिंग है, आपके लिए बहुत उत्तम है। और अगर टेक्नोलॉजी के साथ मिलती है तो इसका पूरा स्वागत है। टेक्नोलॉजी के साथ भारत को अगर अमेरिका से चीजें मिलें, क्योंकि अभी तक अमेरिका टेक्नोलॉजी अपने पास और की टेक्नोलॉजी अपने पास रखते हुए दूसरों की मदद करता रहा है, भारत के साथ अगर ये समझौता होता है तो भारत के लिए बड़ा मुफीद होगा। अब ये देखिए, वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग यहाँ पर ये दिखाई दे रही है आपको इस समय जब ये ग्राफिक्स प्ले हो रहे हैं। मेजर गौरव आर्या आपको बताएंगे ये कैसे दूसरे ड्रोन से डिफरेंट है। ये टोही ड्रोन होगा जो दुश्मन की सूचनाएं भारत के लिए जुटाएगा। और क्या क्या खास होगा? सर देखिए, ऐसा है दिनेश भाई कि ये ड्रोन जो है, व्हेन यू से दैट इट कैन वर्टिकली टेक ऑफ एंड लैंड, व्हिच मींस बहुत छोटे से इलाके में इसको कोई रनवे नहीं चाहिए। जैसे कुछ कॉम्बैट ड्रोन्स होते हैं, कुछ और सर्वेलेंस के ड्रोन्स होते हैं, रिकॉनेसेंस के, उनको बहुत लंबा एक रनवे चाहिए होता है। जैसे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होता है वैसे टेक ऑफ होता है, लैंड होता है। ये आप जंगल में लैंड करवा सकते हैं। अच्छा, आपको छोटी सी इतनी क्लियरिंग मिल गई जितनी ये टेबल है या कुछ भी है, आप वहां पे इसको आराम से लैंड करवा सकते हैं, टेक ऑफ करवा सकते हैं, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। छोटा सा जैसे कि कोई स्मार्ट पैड होता है, उससे आपने इसको कंट्रोल करा और ये बहुत इसमें कारगर है। जो सर ने एक बात बोली थी, मैं दोबारा बोलना चाहता हूं उसमें, कि जो सर ने बोला ना AI इनेबल्ड और मेक इन इंडिया, ये आपने देखा होगा कि पिछले तकरीबन 2-3 साल से भारत में एक ड्रोन रेवोल्यूशन आया है। राइट, इजराइल के साथ हम लोग टाइप कर रहे हैं, अमेरिका के साथ हम लोग टाइप कर रहे हैं। हमारे खुद की ड्रोन कंपनीज है, 500 से ज्यादा कंपनीज है भारत में जो कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में लग गई हैं। और ये अचानक हुआ, रातों रात ऐसा एक ड्रोन रेवोल्यूशन आया है। मुझे लगता है इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण। अब ये देखिए आप, ये तमाम ड्रोन्स अभी तक आपने जो देखे हैं उस मामले में यूनिक है। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वाला तकनीक के पूरे ट्रांसफर के साथ ये आपको एक कटिंग एज दुश्मनों के ऊपर देने वाला है। अब चाइना यहाँ पर कहाँ है, पाकिस्तान का क्या हाल है, ये खासतौर से टू फ्रंट का सिनेरियो का जब हम बात करते हैं सर, ड्रोन के मामले में कहा जाता है बहुत मदद चाइना और टर्की भी पाकिस्तान की कर रहे हैं। वो उनके पास भी है सर इस तरह के ड्रोन? सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा कि मेजर गौरव आर्या जी ने बोला कि हिंदुस्तान में भी 500 से ज्यादा कंपनीज आ चुकी हैं जो बढ़िया से बढ़िया ड्रोन्स बना रही हैं।
और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो ड्रोन्स की डील की हुई है, हो सकता है कि इसमें अदर देन टेक्नोलॉजी देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो, कि अमेरिका को सूद करने के लिए, ताकि हम उनकी भी टेक्नोलॉजी देख लें, बाई चांस कुछ ज्यादा हो। अदरवाइज मेरे अनुसार हिंदुस्तान में बढ़िया से बढ़िया टॉप क्लास ड्रोन्स बन रही सर हैं। ये बढ़िया ये वाकई क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट है। टेक्निक आपके पास आ गई सर, आप बना रहे हैं, फिर अमेरिका को पूछेगा कौन? नहीं, देखिए इसमें जो खास मुझे अभी लग रहा है, जैसे इसके ग्राफिक्स भी आ रहे हैं, सिंथेटिक अपर्चर रेडार की बात हो रही है। हाँ। अगर सिंथेटिक अपर्चर रेडार की आप बात करें तो हमारे इसरो का और उनके नासा के साथ एक संबंध हुआ है। एक बहुत बड़ा सिंथेटिक अपर्चर रेडार ऊपर गया है, जिसको हमारी GSLV लेके ऊपर गई। अच्छा, वो निसार वाली बात कर रहे निसार हैं? वाली बात ओके है। ओके ओके। तो ये सिंथेटिक अपर्चर रेडार जो है अपने आप में छोटा होता है और बहुत सक्षम होता है चीजों को पकड़ने में। इसकी टेक्नोलॉजी जो है 2-3 तरह से चलती है। एक गैलियम आर्सेनाइड के ऊपर चलती है, गैलियम नाइट्राइड के ऊपर चलती है। तो ये मुझे लगता है जरूर गैलियम नाइट्राइड वाला होगा, क्योंकि वजन हल्का है। ठीक है। और इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो उत्तम है। अगर वो हमारे पास आती है टेक्नोलॉजी शेयरिंग करने में, और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स तो होते ही हैं। अगर कोई कंट्री आपके साथ एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है, इसका मतलब आपका उसके साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। लेकिन जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, ट्रम्प का टैरिफ भी लग चुका है, तो थोड़ी सी बात तर्क संगत नहीं लग रही है, लेकिन ये तर्क संगत है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप वो बहुत कंटिन्यूम में चलता है, और जो बीच का उतार चढ़ाव होता है वो तो शायद चलता ही रहता है। सर इसमें ये जो गीता का खास तौर से जो बड़ा सूत्र है ना, इस परिवर्तन संसार का नियम है, ये बहुत ज्यादा आयद होता है ट्रंप पर, और ज्यादा आयद होता है। वो परिवर्तन उनके मामले में बड़ा जल्दी होता है। इसलिए इन्होंने जो अनाउंस किया है, कब आप इसको घटते हुए देखें और भारत को न जाने किन किन तरफ से फायदा होते हुए भी देखें, अभी इस बारे में भी आगे एनालिसिस करेंगे। भारतीय सेना 39 CCPT व्हीकल खरीदेगी। अब ये क्या है, हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। व्हीकल की खरीदी के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की गई है। लद्दाख, सियाचिन जैसे हाई ऑल्टीट्यूड, बड़ी ऊंचाई वाले इलाकों में CCPT व्हीकल इस्तेमाल होता है। सर क्या है ये CCPT? देखिए, इसके बारे में तो आई हैव नॉट डन मच रिसर्च ऑन द CCPT, बट सर इफ यू हैव एनी आइडिया प्लीज से दैट 39 CCPT। ये दिस इज समथिंग लाइक अ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर व्हिच कैन मूव, मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अच्छा, फॉर आर्टिलरी नेटवर्क है। जो जो टर्मिनोलॉजी बोली है, मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल, उसके अब मैं बता दूं। अच्छा प्लीज गो अहेड। नाम चेंज हो गया मुझे। देखिए, मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल, देखिए जब आर्टिलरी की गन्स फायर करती हैं, दे नीड टू मूव इन व्हाट वी नो एज शूट एंड स्कूट। अच्छा, राइट। आपने फायर करा, आपने अपनी लोकेशन चेंज बदल करी, दी। क्योंकि काउंटर बॉम्बार्डमेंट होती है। ठीक है। अब व्हेन यू से मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल, एवरीथिंग नीड्स टू बी कंट्रोल्ड थ्रू अ सर्टेन स्टेशन। राइट। एक सेंट्रल स्टेशन होगा। तो ये गाड़ियां फौज ले रही है, और इस गाड़ियों के थ्रू यू कैन कंट्रोल द रडार्स, यू कैन कंट्रोल द गन्स, यू कैन कंट्रोल द कंप्यूटर्स, ऑल द व्हाइल बीइंग ऑन द मूव। अच्छा, नेट सेंट्रिक। अच्छा, नेटवर्क के तहत, नेटवर्क से जुड़ा हुआ ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होगा। कई गाड़ियां होंगी, वो सारी नेटवर्क के तहत जुड़ी हुई होंगी, बाकी शस्त्र अस्त्रों से भी नेटवर्क के तहत जुड़ी हुई होंगी, और इस तरीके से इनकी लोकेशन पता कर पाना मुश्किल। आपको याद होगा, सरलीकरण, एक कंट्रोल सेंटर आपका है, आपकी आर्टिलरी यूनिट्स है चारों तरफ, वो नेटवर्क पे है, आपको पता है अगर दुश्मन वहां है उसको मारने के लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो पहले टैंक वगैरह जो पहले कमांड में मूव होते थे, अब उनको और ज्यादा नेटवर्क के तहत जोड़ दिया अब जाएगा। आपका हेडक्वार्टर मोबाइल हो गया। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का एक सबसेट हो गया। तो ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के साथ जब आप जुड़ जाते हैं, तो हमारे आकाश तीर ने इस बार बताया एयर डिफेंस सिस्टम ने कि अगर नेटवर्किंग हो गई सही तरीके से, तो आपको मालूम है किस तरह का थ्रेट आ रहा है, कहां से आ रहा है। जमीन का आकाश तीर है। ये जमीन वाला आकाश तीर है। इसका और सरलीकरण हो गया, क्योंकि उधर आपने देख लिया था HQ-9 वगैरह की जैसी लोकेशन भारत को मिली, भारत ने कुछ डमी भेजे, उनको लोकेशन मिली और सिटिंग डक की तरह उनको मार दिया गया। इस तरीके से सिटिंग डक ना बनने पाए, इसलिए मूव करते रहना है। इसीलिए मोबिलिटी के साथ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। अगली खबर, S-500 को लेकर रूस का भारत को बड़ा ऑफर। अगली खबर फ्लैश कीजिए, भारत में ही बनाने और तकनीक ट्रांसफर का ऑफर। डील में भारत को सिस्टम दूसरे देशों को बेचने की भी इजाजत मिलेगी। लीजिए, वाह, ये होता है। देखिए, ये किसी देश के मादे का बढ़ना बताता है। आप बताइए सर। नहीं, ये यारी दोस्ती भी है। आप ये देखिए, मैं आपको बताता हूं, आपने S-400 लिया, अमेरिका के प्रेशर के बावजूद लिया, काटसा की जो तलवार आपके सर पे टंग रही थी उसके बावजूद लिया, और अब S-500 इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है। और रशिया ये कह रहा है कि आप खरीदिए। रशिया ने यही ऑफर आपको Su-57 के लिए भी दिया था, सेम 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। और देखिए, रशिया कह रहा है आप बनाओ, हम आपको बनाना बताएंगे, सिखाएंगे, और एक बार आप बना लोगे ना, फिर आप बेच भी देना। इससे बढ़िया और क्या? गौरव, इसमें एक छोटी सी बात है जी। वो चूंकि ये डिफेंसिव सिस्टम है जी,
एयर डिफेंस का सिस्टम है, इसलिए पिछली बार S-400 पे हमें इसको कंसीडर करके कार्डसा नहीं लगाया था। कार्डसा नहीं लगाया तो अब ये भी एयर डिफेंस सिस्टम है, तो शायद इसकी खास बात ये रहेगी कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी पकड़ सकता है। पर सर एक बात है हाँ। कि ट्रम्प जो है, ट्रम्प इससे भी दुखी है। करेक्ट, इससे बहुत दुखी है। While this is air defense, while this is air defense and भाई only हमें बचाने का तो साधन दो। नहीं, S-400, S-500 किसी को जाके आप कहीं पे किसी का इलाका तो बर्बाद नहीं कर सकते, वो तो खुद को बर्बादी से बचाने का है। ट्रम्प इसमें भी दुखी है, ये प्रॉब्लम है। और दूसरा ये है कि हिंदुस्तान ने S-400 को जो ऑपरेशन सिंदूर में एकदम प्रूव कर दिया है, दैट इज एन एक्सीलेंट सिस्टम एंड पर्टिकुलरली व्हेन इंटीग्रेटेड विद आकाशदीप। एब्सोल्युटली ग्रेट, वी आर द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम टुडे। और दूसरी तरफ हमारी ब्रह्मोस ने भी जो नाम ऊंचा किया है, आ रहे हैं सर, रशिया उसमें की भी आ नाम रहे ऊंचा किया हैं। है। तो यही कमाल की बात है कि न सिर्फ आपको ये टेक्निक के संदर्भ में टेक्निक मिलेगी, बल्कि आप बनाइए और दूसरे अपने मित्रों को बेचिए। ये आपके एक मित्र की तरफ से बड़ा एश्योरेंस और साथ में आपके बढ़ते कद का परिचायक भी। और इस बीच अगली खबर यह कि ईरान से S-400 परीक्षण की खबर है। इस्फहान के पास S-400 का ऑपरेशनल टेस्ट हुआ है। S-400 की तैनाती से अब ईरानी स्पेस में घुसना आसान नहीं होगा। ईरान के पास S-400, ईरान को मदद करेगा रशिया, ये बात तो रशिया ने कही थी। S-400 आ गया क्या वहां काम करना शुरू हो गया? S-400 के बारे में कहा जा रहा है कि वहां इस्फहान के पास इसकी टेस्टिंग हो गई। तो S-400 को लेकर एक जो पहलू आपने भारत के संदर्भ में जाना, अब जरा ये भी देख लीजिए, ईरान के पास S-400 आ गया है। इजराइल ईरान वाले सिनेरियो में और ओवरऑल ईरान को देखते हुए, उसकी सामरिक क्षमताओं को देखते हुए अब क्या तब्दीली होगी मेजर गौरव? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, पिछला जब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ था या राइजिंग लायन हुआ था, जो कि इजराइल ने लॉन्च करा था, हमने एक बात देखी और ये बात सर ने बखूबी बताई थी और कई बार नहीं, दसियों बार बताई थी कि साहब इजरायली एयरफोर्स तेहरान के आसमान पे नाच रही थी, रिफ्यूलिंग कर रही थी और इनकी एयरफोर्स यानी कि ईरान की एयरफोर्स जमीन पे बैठी थी। हमें उस वक्त पता ही नहीं लगा कि ईरान के पास एयरफोर्स है भी कि नहीं, कोई एयर डिफेंस सिस्टम है भी कि नहीं। लेकिन आज की तारीख में हम ये देख रहे हैं कि इस्फहान के पास, इस्फहान वही जगह है जहां पे अमेरिकन ने अटैक करा था, ये वही जगह है जहां पे टमाहॉक क्रूज मिसाइल्स मारी थी। तो अब आप देख लीजिए, अगर वहां पे S-400 सिस्टम लग गया, उसके बाद क्या इजराइल उतनी खूबी से, उतने खुलेआम अटैक कर पाएगा? बिकॉज S-400 के पास वो क्षमता है कि इनके जितने भी जनरेशन के फाइटर्स हैं, ये सबको बोलेंगे भाई साहब ऊपर से जरा नीचे आ जाओ। अच्छा, S-400 इतना काबिल है। Then they will think 10 times before entering Iranian airspace। लेकिन वही बात है जो आपने पहले पूछा कि बॉस आया कहां से? ये बीच में जो कई बार एयरप्लेन्स निकलते हैं और कहते हैं कि ईरान के पास जाने के बाद उनका पता नहीं चलता है कहां उतरे। कहा जा रहा है कि उनकी लोकेशन कुछ और होती है जहां जाकर लैंड होना होता है और अचानक वो ईरान में टच डाउन कर जाता। क्योंकि अगर इनके पास अगर आज से 2 महीना पहले S-400 होता तो प्लेन गिराते। इनके पास नहीं था और अगर होता तो इस्फहान के पास होता, अगर होता तो फोर्डो के पास होता, क्योंकि नेचुरली उनको डिफेंड करना है। अब ये कह रहे हैं कि टेस्ट हो गया है, अब ये कह रहे हैं हमारे पास आ गया है, तो ये देखना है कि भाई दिया किसने, तो देने वाला तो एक ही है। देने वाला एक ही, लेकिन एक बात और है, जहां पर ये कहा जा रहा था, मेदवेदेव तो ये कह रहे थे कि परमाणु हथियार तक हम देने के बारे में सोच रहे हैं ईरान को। उसमें S-400 मतलब कम से कम वो बात की गई, ये तो आया। लेकिन आया कैसे? सबसे बड़ा सवाल है कि ये समुद्र के रास्ते से आया, ये जहाज के रास्ते से आया, ये पहुंच गया। आपको क्या लग रहा है कैसे आया? छोटा मोटा चीज तो है नहीं, ठीक है, पहुंच गया। इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी गई, ऊंट की चोरी है, झुक के नहीं होती। लेकिन एक बात मुझे समझ में आ रही है, एक तकलीफ होगी ईरान को, गौरव, इनके पास आकाश तीर और IACCS नहीं। तो इसको मैंने उड़ा लूप का जो जिक्र एक बार हम लोग करते थे, इंटीग्रेटेड सिस्टम। सो नेट सेंट्रिसिटी नहीं होने से एक आइसोलेटेड फॉर्म से, लेकिन ये क्या करेगा, एरिया डिफेंस बड़ा अच्छा करेगा। ये जो फोर्डो है, इस्फहान है, नतांज है, इनके बीच में खड़ा होकर के उनको ये बड़ी ताकत से रोकेगा। और खास तौर से अगर आप कोई बैलिस्टिक मिसाइल लेके आएंगे या उस GBU-57 लेके अगर B-52 लेके आ गए, वो बहुत बड़ा जहाज है। ये S-400 की बात हो रही है और S-400 अगर हम इस्तेमाल करते हैं, अभी आकाश नहीं जरा है, ये आकाश के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, आकाश और आकाश तीर तो भारत के संदर्भ में। S-400 अगर ईरान में तैनात हो जाता है, देखिए ये बात यहां पर एक्सपर्ट्स ने बताई, ठीक है S-400 चला गया, एक पर्टिकुलर एरिया को वो सुरक्षा दे देगा, लेकिन किस तरह का थ्रेट आ रहा है, उसके लिए क्या वाकई S-400 की जरूरत है, किस तरह की जरूरत है, कब जरूरत है, ये वाली जो नेटवर्किंग के जरिए ये जो होता है ना, ये वहां पर नेटवर्किंग नहीं है। ये जो एयर मार्शल श्रीवास्तव अक्सर कहते हैं कि हमने आकाश पर कितनी मेहनत की थी, आकाश तीर जब बना, ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो बनाया गया, उसी के जरिए भारत ये समझ पाता है किस डायरेक्शन से थ्रेट आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, उसके लिए भारत को कौन सा अपना शस्त्र तैनात करना चाहिए, ये सब ईरान नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, पहले जैसे एकदम ही कुछ नहीं था,
उसके आकाश में कोई सुरक्षा नाम की चीज नहीं थी, उसके मुकाबले अब उसकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। अगली खबर देखिए जरा, भारत और यूएई के बीच एक बहुत बड़ी डिफेंस डील, दोनों देशों का सैन्य प्रशिक्षण बढ़ाने पर जोर। यूएई ने मेक इन इंडिया और हथियार खरीदने के संदर्भ में ये बात कही है, अपना इंटेंट जाहिर किया है। आकाश, ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस की डिमांड। भारत के संदर्भ में ये कमाल है कि भारत ने ये न सिर्फ अपना दुनिया भर में लोहा मनवाया है, बल्कि उसके हथियारों की अब दुनिया भर में मांग देखिए। और इसीलिए मेजर गौरव आर्य कहते हैं कि आपको ऑपरेशन सिंदूर रोकना नहीं चाहिए। अपने यहाँ आप अपनी फायरिंग रेंज में जो प्रैक्टिसेस करते हैं वो बंद कर दीजिए। अब वहां पर आपको पाकिस्तान मिला हुआ है, पाकिस्तान में पूरे हथियारों की आप क्षमताओं का प्रदर्शन कीजिए और वर्ल्ड ओवर आपका मार्केट खुला हुआ है। आपको भगवान ने एक चांदमारी दी है टुवर्ड्स योर वेस्ट, आप चांदमारी का इस्तेमाल करें। खैर, कमिंग बैक टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप बात करते हैं ना, कि देखिए कि अब डिमांड हो रही है आकाश की, अब डिमांड हो रही है पिनाका की, अब डिमांड हो रही है ब्रह्मोस की। क्यों? पहले इतनी डिमांड नहीं थी, डिमांड पहले भी थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। अब आपने उसको फंक्शनल करके दिखा दिया है, अब आपने दुनिया को दिखा दिया है कि साहब ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है, इतना सक्षम। और आपने एक और चीज दिखा दी है जिसके बारे में चाइना खुश नहीं है। आपने ये दिखा दिया है कि जो आपके मिसाइल्स हैं उसको चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता, और आपने ये भी दिखा दिया है कि जो चाइना की मिसाइल्स हैं उसको आपका एयर डिफेंस सिस्टम रोक सकता है। एक चीज हुई गौरव जी, एक लड़ाई हुई, ऑपरेशन सिंदूर ने ये काम किया कि हमें बड़े बड़े दुश्मन दे दिए, जी, हल्के फुल्के नहीं, बड़े बड़े। लेकिन ये जो तेजस जा रहा है उसमें ट्रम्प जी भी बड़े खुश होंगे डील में। पूछिए क्यों? क्योंकि इंजन तो उनका लगेगा ना। वो कहेंगे लीजिए कुछ नहीं तो कम से कम इंजन तो बेच रहा हूँ। तो ये जो है डील के मामले में, इसमें ट्रम्प शायद सोचेंगे ठीक ही है, जाने दो इसको, माल हमारा भी इंजन बिकेगा। मुझको लगता है अब ट्रम्प जी की जो हालत है, ट्रम्प साहब के पास मान लीजिए उनका कोई केक भी लाया जाता होगा ना, तो उसमें डील लिख के लाया जाता है। उनको सब जगह बस डील की ही भाषा और डील के ही संदर्भ में चीजें समझ में आती होंगी। अगली खबर ये देख लीजिए कि तेजस की मारक क्षमता और खतरनाक बनाने की तैयारी हो रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कई बार जुबान फंसती है। फेडेक के लिए मंजूरी मिली, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल को उड़ान परीक्षण की मंजूरी मिली। अब ये फेडेक क्या है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे तेजस और कैसे ज्यादा मारक क्षमता वाला हो जाएगा? हिमाचल श्रीवास्तव। देखिए ऐसा है, फेडेक का आपने फुल फॉर्म बता दिया, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही क्या कम था? जी, अच्छा। अब फुल अथॉरिटी हो गया कि इंजन को कंट्रोल करने के लिए हम डिजिटली पूरी अथॉरिटी देते हैं। अच्छा, सारे इनपुट्स जो जाएंगे, ये फ्लाई बाय वायर जहाज हैं। इसका मतलब जब आप कॉकपिट में आगे पीछे करते हैं जॉयस्टिक को, तो आपका इनपुट जाता है इलेक्ट्रिकल इनपुट। वो इलेक्ट्रिकल इनपुट 6 रास्तों से जाता है, वहां पहुंचेगा। तो डिजिटल कंट्रोल से ये होता है, प्रोफाइल फ्लाइंग होती है। अच्छा, प्रोफाइल फ्लाइंग का मतलब ये होता है कि जहाज जो है अपना जो उसका अनस्टेबल प्रोफाइल है, और जितना उसको एंगल ऑफ अटैक लेना है, जितना उसको जी टर्न करना है, उसके बियॉन्ड वो नहीं जाता है। तो देयर इज नो चांस दैट द एयरक्राफ्ट विल स्टॉल और फॉल। तो इंजन हमेशा उतनी सप्लाई उसको मिलती रहेगी फ्यूल की जितनी चाहिए, उसकी स्पीड उतनी रहेगी जितनी आपको चाहिए। तो एक तरीके से इंजन कंप्लीटली इज इन सिंक विद योर प्रोफाइल, जो फ्लाइंग प्रोफाइल आपकी है। अगर वो आपका सिंक में रहता है तो जहाज बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जो बात कही जा रही है। नहीं, लेकिन इसमें इसको लेके खासतौर से मैं, क्योंकि आप लोग आर्मी वॉर वेटरन्स हैं, मैं एक बात जानना चाहता हूं जेटली सर। कई बार ये भी कहा जाता है यार ये बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक बना देने से ना समस्याएं होती हैं। कई लोग इसके पक्ष में होते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो मैनुअल हो। ये क्या ज्यादा ऑटोमेटिक होना ये वाकई अच्छा है, या ये एक रेजिस्टेंस होता है जो ओल्ड स्कूल वालों में होता है, लेकिन धीरे धीरे वो अडॉप्ट कर लेते हैं? मेरे ख्याल से ये एक नेचुरल थिंग है। चेंज जो होता है हमेशा लोग रेजिस्ट करते हैं उसको। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इट्स परफेक्टली फाइन। सो बट द ओनली थिंग इज इन डिजिटल आल्सो यू शुड हैव अ स्टैंड बाय। उसका भी स्टैंड बाय होना चाहिए। अगर कहीं पर फेल हो तो यस ये आ जाएगी उसके सामने। तो उस चीज का अगर ध्यान रखा जाए तो वी कैन। बहुत सही बात कही उन्होंने, बहुत सही बात की। इसीलिए 2 होते हैं। इसका अब दूसरा नाम कहा जाता है फुल अथॉरिटी ड्यूअल इंजन कंट्रोल। अच्छा, फेडेक का ये भी है? हाँ, अच्छा, डिजिटल इंजन कंट्रोल भी है, डुअल इंजन कंट्रोल भी है। अच्छा, अच्छा, 2 चाहिए। मैं इसका सरलीकरण करिए ना प्लीज। हाँ, देखिए साहब, बड़ी जैसे कि जीपीएस होता है, आप जीपीएस में मैप होता है और वो आपको रास्ता बताता है। लेकिन आर्मी में जीपीएस तो देते हैं, लेकिन आर्मी में ये भी सिखाते हैं कि पेपर का मैप से और आसमान के तारे देख के आप रास्ता कैसे ढूंढेंगे अगर जीपीएस काम ना करे।
स्टार नेविगेशन होता है, लैंडमार्क इंडिकेटर, सब कुछ चीजें फौज में बताई जाती हैं। आपका जीपीएस काम नहीं कर रहा, आउट हो गया। अब आप जंगल के बीच में हैं, 100 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, आप कैसे रास्ता ढूंढेंगे? तो दोनों कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये यही चीज नेवी में भी होती है। यहाँ तो कुछ भी दिखाई देता है, नेवी में तो खुला समुद्र होता है। तो फाइनली अगर जीपीएस डाउन हो जाए तो तारों को देखकर ही नेविगेट। इसीलिए ध्रुव तारे की उसमें बड़ी जरूरत होती है। और अगली खबर देखिए, देसी हथियारों का प्रोडक्शन और तेज करने वाला हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा तेजस MK2 एमका का उत्पादन बढ़ाएंगे, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्या बात है सर, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अचानक कहीं कोई बैलगाड़ी में चलते चलते सुपरफास्ट रॉकेट में सवार हो गया। आपके शब्दों में जितना सताओगे उतने कदम आगे बढ़ाएंगे। क्या बात है, क्या बात। तुम हमें और सताओ, हम और आगे बढ़ेंगे। 1998 के बाद भी यही हुआ था। आपने हमें सताया, ब्रह्मोस बना, IGDM, सारे जो ये प्रोग्राम्स हमारे आए और जो उन्नत हुए वो सारे उसी से निकले हुए हैं। तो अब मुझे लगता है अनदर क्वांटम जंप होगा। आपकी जो इंडिजिनस कैपेसिटी है, और जहाँ तक एमका का सवाल है, मैं कई बार आपके चैनल पर आपके माध्यम से कह चुका हूँ, ना तो मैं स्टेल्थ एयरक्राफ्ट Su-57 लेने के फेवर में हूँ, ना F-35 के। F-35 का तो पूर्ण प्रदर्शन हो गया है। आज कैलिफोर्निया में भी एक क्रैश हुआ है, आपको शायद जी, सुना होगा आपने। बिल्कुल। और वो क्रैश क्यों हुआ? ये ऐसा जहाज है कि उसको लेकर के जैसे कि आपने एक हाथी पाल लिया, उसको खिलाने के लिए आपको अमेरिका से पूछना पड़ेगा कि क्या दाना खिलाएं, क्योंकि उसमें जो भी है वो सारा का सारा लॉकहीड मार्टिन डेटा चला जाता है। और ये जहाज ऐसा है कि अगर इसमें वो चीजें नहीं हुई तो सेल्फ ग्राउंड कर लेता है, जो आपने त्रिवेंद्र में देखा, सेल्फ ग्राउंड कर देगा। अब कोई उसको अपग्राउंड नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर से होता है। इतना सॉफ्टवेयर कंट्रोल एयरक्राफ्ट आपको चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं, तारे हैं और न कैंपस है, आप चलेंगे कैसे? तो ये वाली स्थिति नहीं है। हमें यही चाहिए, मार्क 2 चाहिए, हमें एमका चाहिए, और एमका में स्टेल्थ काफी है। और आपने देखा जो लोग स्टेल्थ हैं उनका क्या हाल हो रहा है। B1 भी B2 भी भटका हुआ नजर आया था गुआम आइलैंड को वगैरह के आसपास कहीं। ये सुनने में बातें नहीं है। F-35 का तो वैसे जितना इसका भौकाल बनाया गया था, वो भौकाल अपने आप उसका एक तरीके से झाग उसका बैठता चला जा रहा है। सवाल ये भी है कि अमेरिका इसको किस तरीके से ले रहा होगा, अमेरिका इसको लेकर क्या कर। अमेरिका का हाल, कई लोग ऐसा कहते हैं जैसे लड़की तो विदा हो गई, अब मायके से चली गई ससुराल, लेकिन उधर मायके वाले फोन में सुबह दोपहर शाम संपर्क में हैं। इधर बड़ी दिक्कत हो रही है कि भाई साहब आप ये बताइए कि चलेगा कैसे अगर यहाँ पे आप ये वाली जो स्थिति है, ये टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं, मैं हालांकि इससे इत्तेफाक नहीं रखता, कम्युनिकेशन की दुनिया है, सबको टच में रहना चाहिए। अगली खबर देखिए, दुनिया में बजा ब्रह्मोस मिसाइल का डंका। ब्रह्मोस पर एक्सपर्ट का बहुत बड़ा दावा। ब्रह्मोस का सक्सेस रेट 95% से ज्यादा। ब्रह्मोस में चीनी HQ-9 को धूल चटाने की क्षमता, ये तो हमने दिखाई दिया है सर। जी। इसीलिए इसी शो में सर ने मजाक में HQ-9 को हेडक्वार्टर 9 बोल दिया था। ऐसी हंसी मजाक में एयर मार्शल श्रीवास्तव सर ने इसको हेडक्वार्टर 9 बोल दिया था। तो वो आप ये कहना चाह रहे हैं, वो जो कहा जाता है बॉम्बार्ड द हेडक्वार्टर, बिल्कुल। तो ये नहीं, बिल्कुल आप देखिए ना, इसको चकमा दिया है ब्रह्मोस ने। और अब ब्रह्मोस का जो नेक्स्ट जनरेशन बन रहा है, मैं ये भी आपको बता दूं, वो ये ब्रह्मोस जो करंट ब्रह्मोस है, दैट इज नॉट हाइपरसोनिक, दैट इज 3.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। जो अब न्यू जनरेशन ब्रह्मोस बन रहा है, ओ माय गॉड, उसका रेंज, उसका वेट कम है, उसकी लिथैलिटी ज्यादा है, वो बिल्कुल इस ब्रह्मोस से 3 गुना ज्यादा और बेहतर है, और वो बन रहा है। और क्या ये HQ-9 ये तो वैसे ही, और वो यूपी में बनेगा, और वो यूपी में बनेगा। क्या बात है, क्या जेटली साहब कितने खुश हो रहे हैं। हाँ, और ये इसमें इसका मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, ज्यादा खतरनाक होगा अगर यूपी में बनेगा। एक और बात बताते हैं, उससे बड़ी अच्छी चीज है, वो कार्बन कंपोजिट से बन रहा है। तो जो छोटा मोटा रडार को दिखता तो भी नहीं दिखेगा। अब तो हो गया स्टेल्थ। हमारा ये सब स्टेल्थ बड़ा काम आएगा। ऐसा स्टेल्थ चाहिए हमें कि जाइए और मारिए। हमें क्या करना, बहुत बड़ा जहाज लेके जाना, फिर उसको बचाना, फिर एस्कॉर्ट लेके जाना, लॉयल विंगमैन लेके जाना, इतने सारा, इतना झमेला नहीं। एक भेजो, दिखे नहीं, मारे, काम चले। हाँ, ये यहीं बैठे बैठे जब मार के काम चल सकता है तो अपने फाइटर जेट भेज के, और वो छुपा रहे, स्टेल्थ रहे, वगैरह वगैरह करके क्यों इतना सब करना। ये वैसे मुझको एक बात याद आती है, किसी ने ये कहा, एक बगुला बैठा हुआ था, वो मछली पकड़ने वाला था। किसी ने कहा कि देखो आज मैं तुमको ये बताऊंगा कि बगुले को कैसे पकड़ना है। उन्होंने कहा कैसे? बोले जब बगुला पूरे ध्यान से मछली पकड़ने के लिए बैठा हो, तभी उसके सिर पे जाके एक मोमबत्ती रख दो, जैसे जैसे मोम पिघलेगी उसकी आंखों में आएगी, वही वक्त है कि जाके उसकी गर्दन दबोच
दबोच लो। बोले साहब जब मोमबत्ती पकड़ने रखने गया था तभी क्यों ना गर्दन दबोच लूं। उन्होंने कहा फिर काम क्या हुआ, अगर तुमने एक ही बार में गर्दन दबोच ली तो काम क्या हुआ। अगली खबर देखिए, रुद्रम मिसाइल को लेकर बड़ी खबर। रुद्रम मिसाइल 3 का सफल परीक्षण, सुखोई 30 MKI से हुआ कामयाब परीक्षण। स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम। अब जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, अचानक एक के बाद एक हथियार, एक के बाद अस्त्र शस्त्र भारत के पास। हनुमान जी के पूंछ में उनको पकड़ के ब्रह्मास्त्र मार के और उनकी पूंछ में आग न लगाई होती ना, तो लंका ना जली होती और रावण का पूरे कुल का सत्यानाश ना हुआ होता। वो जो छेड़ दिया हनुमान जी को, एक तो पहले सीता जी को नहीं ले जाना चाहिए था और फिर हनुमान जी को और छेड़ दिया। अब ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, मुझको लगता है ये भारत के उद्भव और भारत के दुश्मनों के पराभव का एक नया इतिहास शुरू हो गया। नहीं, बिल्कुल, बहुत आपने अच्छी बात बोली। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो बात कर रहे हैं ना कि जैसे कि प्रलय की बात करी और जितने भी हमारी मिसाइल्स हैं, ये इसमें सबसे और मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था शुरू से। अब मुझे देखने को मिल रहा है कि इंडियन सिस्टम्स की एक तो एक्सेप्टेबिलिटी इन द आर्म्ड फोर्सेस। एक जमाने में नेवी तो थी आत्मनिर्भर, और नेवी आज से नहीं, नेवी दशकों से है। हाँ, कुछ रशिया से इनके प्लेटफॉर्म जरूर आए हैं, लेकिन ज्यादातर नेवीज के 90-95% इंडियन नेवी, इट वाज अ ग्रेट बिलीवर इन नेवल डिजाइन ब्यूरो वगैरह वगैरह कि भाई यू शुड मेक इन इंडिया। आर्मी और एयरफोर्स का ये था इंपोर्टेड, ये सारे के सारे मेड इन इंडिया। और कितनी फक्र की बात है हमारे लिए कि पाकिस्तान का सर झुकाया उन हथियारों से जो कि भारत में बने। समझ गौरव मैं भी ले लूं जी सर। ये सारे बनते हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में, और वहां पर मैं डायरेक्टर प्रोडक्शन रह चुका हूं। अरे वाह। और ये सारे की शुरुआत उस पीरियड में हुई थी, और सारे के सारे। और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का क्या है जो वाक्य बोलते हैं हम लोग? क्या है सर? फोर्स बिहाइंड पीस। फोर्स बिहाइंड पीस। सर ये आपने शांति लाना है तो ताकत लानी पड़ेगी। शांति लाना है तो पहले मिसाइल मारना है। यहाँ पे जहाँ पे गिर गई वहां पे शांति तो हो ही जाएगी सर। ये इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे धर्म चर्चा प्रवर्तते। लेकिन सर ये जो आपने देखिए कृष्ण भगवान को अपने दिल पर जगह दी हुई है। भगवान कृष्ण जो है यही कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप नेवी के संदर्भ में ये जो खुद मुख्तारी की बात की जाती है कि पहले से अपने पैरों पर नेवी खड़ी हुई है, तो सर आज कहां पहुंच गई है नेवी? फिर देखिए, नेवी ने जो इंडिजिनाइजेशन शुरू किया, आप दूसरा भी देख रहे होंगे, आईआईटी लिखा हुआ है। आईआईटी लिखा जी। आईआईटी खड़गपुर में कैसे शिप बनाए जाते हैं, इसकी पढ़ाई 50s में शुरू हो गई थी। अच्छा। जब आईआईटी खड़गपुर बना था 1951 में, अभी उसकी प्लेटिनम जुबली मनाई जा रही है बाय द वे। तो शिप डिजाइनिंग का बहुत बड़ी ट्रेनिंग वहां पे होती थी खड़गपुर में। और जो नेवी में ऑफिसर्स आते थे, कंस्ट्रक्टर्स बोलते थे उनको, उनकी स्पेशलाइजेशन भी खड़गपुर में होती थी। तो ये नेवी का जो शिप डिजाइन और सबमरीन डिजाइन का जो काम है, ये लेट 50s में शुरू हो चुका था। उसी के कारण हिंदुस्तान का जो पहला फ्रिगेट बना INS नीलगिरी, वो 1971 में कमीशन हो गया था। 1971 की बात देखिए आप, उस टाइम पे। और उसके बाद एक के बाद गोदावरी क्लास, नीलगिरी क्लास, कितने ही शिप हिंदुस्तान में बने। और इन सभी शिप में मैं बताऊं आपको, वेपन्स को छोड़ करके अगर देखें तो पूरा इंडिजिनस था। लगभग यू कैन से 75% इंडिजिनस कंटेंट था इन शिप्स का। यस, उन दिनों में हम हथियार बाहर से मंगवाते थे, कुछ अमेरिका यूएस के बहुत कम होते थे, मेजॉरिटी रशियन होते थे। तो लेकिन अभी धीरे धीरे हथियार भी हिंदुस्तान में बनने शुरू हो गए हैं। कम से कम रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम्स वगैरह हमारा बेल बना रहा है। तो ये कंटेंट और काफी बढ़ गया है। अब ये आत्मनिर्भरता, ये स्वावलंबी होना एक कदम और आगे बढ़ गई इंडियन नेवी। इसमें देखिए इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जर्मन AIP टेक्नोलॉजी से लैस होगी सबमरीन। ये जर्मन AIP टेक्नोलॉजी क्या है, और जब ये भारत की पनडुब्बियां इससे लैस हो जाएंगी तो क्या होगा, ये आपको कमांडर जेटली बताएंगे। 9 नई और बेहद घातक सबमरीन खरीदने पर भी विचार चल रहा है। जमीन के नीचे तो ठीक है, ये पानी के नीचे ही नीचे टॉर्पीडो निकले और उधर जाकर काम खत्म हो जाए। ये जो बैठे बैठे मारने वाली बात अभी मार्शल श्रीवास्तव कर रहे थे। सर ये क्या है AIP टेक्नोलॉजी? देखिए, जो रिसर्च चल रही है नेवी के फील्ड में भी, वो ये है कि जिस प्रकार से एयरफोर्स या एयर में हमारी ड्रोन्स होती हैं, तो अंडर वाटर भी ड्रोन्स का इक्विवेलेंट
वो होना चाहिए। अभी तक टॉर्पीडोज होते थे और डेप्थ चार्जेस होते थे। अब इन एडिशन टू दैट द अंडर वाटर ड्रोन्स यू कैन कॉल इट। अब उसके लिए क्या नाम देंगे मुझे मालूम सर, क्या नहीं है है। ये? ये एक्चुअली इसको बोलते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन। अच्छा। तो होता क्या है, जब कोई डीजल सबमरीन हाँ। नीचे जाती है तो उसको ऊपर उठना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए डीजल वाली पनडुब्बी को सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। ठीक है सर, वो आगे। 2-3 दिन में एक बार आपको आना पड़ता है। तो जब आप सरफेस करते हैं तो आपका आरसीएस आपको देख सकते हैं, लोग सैटेलाइट से देख सकते हैं, तो विजिबिलिटी आपकी नहीं रहती है। यही चीज अगर न्यूक्लियर में कहा जाए, न्यूक्लियर पावर्ड में वो महीनों अनलिमिटेड है, नीचे रह सकते और हैं। इसका 40 दिन का होगा। ओके, इसका। तो अब क्या एआईपी का क्या है, वो 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज्यादा है। अच्छा। और 40 days। ये आप फूड भी कितना कैरी करते हैं, न्यूक्लियर के बारे में कहा जाता है जितना आप फूड कैरी कर सकते हैं आप उतने दिन रह सकते हैं। तो डिपेंड करता है क्रू साइज क्या है, कितना फूड है, क्या लेके आप जा रहे हैं। इसका यह है कि 30-40 दिन तक फूड नॉर्मली सबमरीन्स कैरी कर लेती हैं अपने क्रू के लिए। उसको लेके नीचे घुस जाएगी तो पता नहीं चलेगी। इस पर मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मैं एलएनटी में था और वहाँ इस पर काम हो रहा था। अच्छा। और उस डिवीजन में मैं भी क्या बात है, ये इसलिए बोल पा रहा हूँ, कुल मिलाकर- वरना ये सार्थकता यही कर सकते थे। एआईपी इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी कि डीजल वाली पनडुब्बी जिसको ऑक्सीजन लेने के लिए, सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है, दुश्मन देख सकता है, कोऑर्डिनेट्स बेहतर तरीके से पता कर सकता है। अब ये ऊपर आने वाला झंझट खत्म। 40 दिन तक आप अंदर रहिए, बस खाना लेकर जाइए और दुश्मन का बैंड बजाते रहिए। लेकिन सर ये सरलीकरण, हाँ। एयर इंडिपेंडेंट एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, मतलब हवा की जरूरत नहीं है, प्रोपल्शन चालू। हाँ। हाँ, एयर से आपने वो भी बताया था किस तरीके से वो सामने की तरफ एक हवा की गुफा जैसी बन जाती है, वो तो जो ड्रोन को लेकर जाती हाँ, है ना, वो उस ड्रोन पर के आएंगे। लेकिन सर संदर्भ ये कुल मिलाकर जी ये तो पूरा पिछले 10 सालों में और खासतौर से भारत के संदर्भ में पिछले 5 सालों में जी अपसाइड डाउन टाइप का परिवर्तन हो रहा है सर। ये कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बेसिकली क्या है, लीडरशिप ने चाबी लगाई है। अच्छा। टैलेंट था, हाँ। साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग माइंड्स थे, सब लोग थे, भारत में सब कुछ था। ब्यूरोक्रेटिक एक रट में फंसा हुआ था, सब कुछ फंसा हुआ था। यहाँ पे लोग आए, उन्होंने बोला कि वी डोंट वांट एक्सक्यूजेस। फॉर एग्जांपल, जगन्नाथ जी का रथ खींचना आसान है सर। हाँ। ये भारत की जो लाल फीता शाही वाला रथ है ना जी। इसको चरमराते हुए रथ को चला देना, ये तो मतलब कमाल ही था ये। मैं आपको एक और बात बताऊं, जो हम हथियारों से लड़ते थे शुरू में, मैं आपको ये भी बता दूं, दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, दैट वाज इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार ने पूरी कोशिश करी कि ना हो पाए पहले। अब क्या है कि अब चाबी दी जा रही है, अब इनकी चूड़ियां कसी जा रही हैं, और अब पैसा दिया जा रहा है, अब फटाफट सब कुछ क्लियर करा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, जो इतने सक्सेसफुल मिशन भेज रहे हैं मून पे और सन पे, वो कल भर्ती हुए हैं? या वो मोदी जी ने शपथ लेने के बाद भर्ती करे थे? ये तो 30-30 साल से इसरो में। पहले क्यों नहीं जाते थे इतने? अब क्यों जाते हैं? क्योंकि डायल पे हैं डायरेक्टली। चेयरमैन इसरो इज ऑन डायरेक्ट मोबाइल फोन कांटेक्ट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पीएमओ के साथ वो उनकी डेली बातचीत है। वो कहते हैं बताओ कितना पैसा चाहिए, भेजो ऊपर। तो जब इस तरीके से एक लंबे समय तक वो वाला लल जो आप बता रहे हैं, या कि आपकी वजह से नहीं, आपके बावजूद हम कर रहे हैं वाली जो बात है, उसमें जब किसी को फिर से दौड़ाया जाता है, कितने दिनों में रिदम आ जाती है? नहीं, पहले तो जवान बाहर निकल जाती है, क्योंकि आपकी आदत नहीं होती। फिर चाबी लगाई जाती है, और लोग करते हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं गया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में। लोग कहते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बड़ा गंदा, ये वो ये, उसको तोड़ के 7 अलग कंपनियां बना दी। लेकिन जब मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के इंजीनियर से मिला, आई फाउंड दैट दे वर सम ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल। अरे गजब के। लेकिन उनकी मजबूरी, उनके हाथ बंधे हुए। आज वही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की एक जो कंपनी है, उसका टाई अप हुआ है रशियन कंपनी के साथ, और वो बना रहे हैं AK-203। अब ये जो कहा जाता है, हमारे शास्त्रों ने कहा, ये अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। ये सब कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसका कोई मांत्रिक महत्व नहीं है, कोई मूल ऐसी नहीं, कोई जड़ ऐसी नहीं है जिसका कोई औषधीय इस्तेमाल नहीं हो सकता, कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो अयोग्य है, लेकिन उसका योजन सही तरीके से नियोजन करने वाला, उसका पारखी वो नहीं मिलता। भारत के समय जो लीडरशिप इस समय भारत के पास है, वो पारखी लीडरशिप है। इसीलिए आप देख रहे हैं ये ताबड़तोड़ चेंजेस। और अगली खबर देखिए, सिंगापुर में भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास, INS सतपुड़ा के साथ युद्धाभ्यास। ये सिंगापुर, अलग अलग जगहों पर सर ये जो वॉर ड्रिल्स होती हैं भारत के साथ, ये जो वॉर ड्रिल्स भारत अपने मित्रों के साथ करता है, इसकी एक तो होता है खुद को रवानगी में रखना, मोमेंटम में रखना, वॉर रेडी रखना, और क्या मायने होते हैं? देखिए, इंडियन नेवी के शिप गुडविल विजिट के लिए पूरी दुनिया में जाते रहते हैं, और वहां पर जाकर के शिप जब एक वीक के लिए रहता है, तो वहां के बच्चे, वहां के लोग उस शिप के ऊपर आते हैं,
तो एक तो रिलेशंस बड़े अच्छे होते हैं उस देश के साथ और उनको हमारी पावर के बारे भी पता चलता है। इसी के कारण से जो नेवी को माना जाता है फॉर द गुड विल विजिट्स, पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को, जिसको ब्लू वाटर नेवी भी आप कह सकते हो, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। उस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम एक्सरसाइजेज करते रहते हैं अलग अलग देशों के साथ। तो थोड़ी ये मसल फ्लेक्सिंग भी होती है, थोड़ा देख लो हमारे। महेश भाई एक बात बताऊं, जो सर ने बोला विद योर परमिशन सर, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा विश्वास है कि आई थिंक इंडियन नेवी इज द अल्टीमेट प्रोजेक्टर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। एक तो आपका फॉरेन ऑफिस प्रोजेक्ट करता है अपने पॉलिसीज की वजह से, लेकिन जब आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है कि ये पावर है, अब आपको कम्युनिकेट करना है किसी देश में जो कि यूरोप, वहां पे इंडियन आर्मी तो जाएगी नहीं, जाहिर सी बात है, इंडियन आर्मी इज ऑपरेटिंग हियर, कौन जाएगा? इट विल बी द इंडियन नेवी। दैट इज हाउ यू प्रोजेक्ट इंडियाज पावर इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, जस्ट इमेजिन कोई देश है और उसके सामने, जस्ट इमेजिन लोग खड़े हैं यहाँ पे, 2000 की भीड़ है, 5000 की भीड़ है, और उनके दूर समुद्र में INS विक्रांत खड़ा हुआ है, वहां से टेक ऑफ कर, आप उसका जो पावर प्रोजेक्शन है एक एयरक्राफ्ट कैरियर का, वो हो ही नहीं सकता किसी और चीज का। और फिर वहां के मान लीजिए 3 शिप्स गए किसी जगह पे, कुल मिला के उनकी शिप्स कंपनी की स्ट्रेंथ 1000 है मान लीजिए, 1000 लोग 3-4 दिन के लिए उस कंट्री में रहेंगे, वो घूमने के लिए भी जाएंगे, उनकी भी इंडस्ट्री को भी काफी फायदा होता है, टूरिज्म इंडस्ट्री का भी पार्ट बन जाता है ये। सो दे आर आल्सो वेरी हैप्पी कि हिंदुस्तान के शिप्स आए हैं, बड़ा वेलकम करते हैं, तो एक बड़ी अच्छी भावना पैदा होती है उनके साथ। भावना के साथ साथ एक और चीज होती है, ही नोज इट, कह नहीं रहे हैं कि आपको सारे सी लेन्स की तरकीबें भी मालूम पड़ती है कि कहां पर क्या है, कैसे चल रहा है। टहलते आप रेकी नहीं करते रहते हैं, क्योंकि आप यूं तो जा नहीं रहे हैं, साजो सामान के साथ जा रहे हैं, आप भी पता करते हैं कि अच्छा नीचे यहाँ इतनी गहराई है, यहाँ ये उधर वो नजर आ रहे हैं, इधर ये नजर आ रहे हैं, आप भी तो पूरा ध्यान रख के चलते हैं। और ये मेरे एयर डिफेंस जोन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मेरे एफेंस जोन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारे जो आपके पास ऊपर चीजें लगी उससे आपको आइडिया लगता है कहां तक आप मार सकते हैं, किसको मार सकते हैं, किसको मारने के लिए कहां खड़ा होना पड़ेगा, वो सब मामला चलता है। हाँ, थोड़ा साथ साथ चलता रहता है। तो जिसको कहते हैं तौलना कौलना, वो भी होता रहता है साथ साथ। और अगली खबर यह है कि प्रलय मिसाइल का हुआ कामयाब परीक्षण, ट्रायल के बाद प्रलय के प्रोडक्शन की तैयारी। प्रलय मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर, ये 150 से 500 किलोमीटर रेंज वाली ये जो प्रलय मिसाइल है, बाकी मिसाइलों से क्या अलग होगा और ये अपने नाम के साथ क्या बता रही है, कहां प्रलयंकारी होगी सर? ये प्रलय आएगी, ये वाकई प्रलय लाएगी। इसके पास वॉरहेड जो है अभी प्रोजेक्ट नहीं किया है, आई थिंक 500 के करीब, 500 किलोग्राम के आसपास है, 500 किलोग्राम का वॉरहेड लेकर जाएगी, जा सकती है। और 500 किलोमीटर में तो भाई साहब निपट गए हमारे एक साइड वाले, तो वो उनको, और उधर वाले लड़ते नहीं हैं, इधर वाले कोशिश करते हैं उनके। अच्छा, वो नाम रखते हैं सर अबाबील, शाहीन, चलाते हैं वहीं, फुस होके वहीं गिर जाती है। तो हमने तो प्रलय रख दिया ना, आने दो, आएगी तो प्रलय करेगी। हाँ, इसका सिग्नेचर बड़ा वीक है, मतलब आपको दिखेगा भी नहीं, वही बात है। मिसाइल की खास बात ये होती है कितना ले जाएगी, कितना डालेगी, कितने एक्यूरेसी से डालेगी। इसकी एक्यूरेसी जो है लेस देन 5 मीटर्स है, 5 मीटर के अंदर मारेगी, ये दरवाजे के अंदर घुस सकती है, बेसिकली नेट मार देगी आपको। तो एक आप, जो डोर का फ्रेम है उसके अंदर घुस जाएगा, और इतना छोटा मोटा माल नहीं लेके जाएगी, अच्छा खासा लेके जाएगी। तो ये मस्जिद सुभान अल्लाह में तो इसी तरह का हुआ था, वहां पे डोम गए थे सीधे सीधे वही। तो ये भी ये खिड़की के अलावा रोशनदान वाली है क्या? ये मिसाइलों की स्नाइपर है, मिसाइलों की स्नाइपर प्रलय करेगी, प्रलयंकारी मिसाइल। और मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी, अगली खबर देखिए, एरो इंजन के पुर्जे बनाने के लिए नया संयंत्र लगेगा। एडवांस्ड फैसिलिटी में बनेंगे इंजन के कंपोनेंट्स, 2026 तक प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद। ये एयरक्राफ्ट का इंजन ही होता है भाई साहब जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और जो अगर हमने कुशलता से बनाना शुरू कर दिया तो हमारी निर्भरता किसी भी दूसरे देश पर खत्म हो जाएगी। वैसे भी कहा जाता है कि हम 60% के आसपास इस मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं जेट्स बनाने के मामले में, लेकिन यही इंजन हमको थोड़ा सा लिमिटेशन देता है। सर ये जो फैसिलिटी बनाई जा रही है, आपने कई बार बताया कि हम कहाँ उस तरह का थ्रस्ट पाने के लिए, उतने टेम्परेचर को सहने के लिए जिस तरह के मैटर की जरूरत है, मटेरियल की जरूरत है, ये फैसिलिटीज क्या धीरे धीरे उधर जा रहे हैं? हाँ दिनेश, हमें जो खास बात चाहिए इंजन में, हम उसको बोलते हैं हॉट पार्ट्स। अच्छा, जो इंजन के हॉट पार्ट में जहां टेम्परेचर 1500-1700 डिग्री के सेंटीग्रेड के आसपास होता है, वहां पे जो कल पुर्जे लगते हैं, जो कंपोनेंट्स लगते हैं, इंक्लूडिंग द क्रिस्टल ब्लेड, ये हमें इस टेक्नोलॉजी को हमें किसी तरीके से हार्वेस्ट करके, रिसर्च करके, कुछ करके हार्नेस करना है। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान बड़ा घबराया हुआ है। अपाचे की तैनाती से घबराया पाकिस्तान, 1 मिनट में 128 टारगेट्स लॉक करता है अपाचे। राजस्थान के जोधपुर एयरबेस पर तैनात अपाचे, और अभी तो नई खेप आई है अपाचे की,
हालांकि हमारी जनरेशन के बहुत सारे लोग तो अपाचे इंडियन को जानते हैं, लेकिन ये अपाचे जो है सर, जी। पाकिस्तान तो देख रहा होगा लगातार सर। वो जो देखिए, एक होता है तुम लड़ो, मैं तुमको यार पहुंचो, मैं तुमको हथियार देता हूँ। एक होता है तुम्हारे पास हथियार हैं, हालांकि दम दोनों में आता है, लेकिन भारत के पास अपने हथियार हैं और हर वक्त मौजूद जी। हैं। उधर वो टाइम पे देता है, तब फिर जो चलाना आता है नहीं आता, फिर वो चलेगा नहीं चलेगा वाली ये जो तमाम कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, कभी तो ईमानदार विश्लेषण खुद का करता होगा पाकिस्तान? नहीं, कभी नहीं। पाकिस्तान ने आज तक ईमानदार विश्लेषण अपना नहीं करा, वो झूठ पे मबनी कौम है, तो आप उसके बारे में छोड़ दीजिए। ये जो आपने अपाचे के बारे में बताया ना दिनेश भाई, ये क्यों वहां पे लगाया गया है राजस्थान में? बिकॉज राजस्थान इज टैंक कंट्री, पंजाब इज टैंक कंट्री, ये जो पूरा लोअर जम्मू ये टैंक कंट्री है। ये पूरा यहाँ पे वो T-90s और अर्जुन और ये सारे के सारे टैंक दौड़ते हैं। ये बना ही उस इलाके के लिए ज्यादातर गया है। दिस इज नॉट टू से कि हाई ऑल्टीट्यूड में टैंक नहीं जाते, ऐसा नहीं है, वहां पे भी आजकल जाने लगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जो है ना, दिस इज अ फ्लाइंग टैंक एंड दिस इज द अल्टीमेट टैंक बस्टर। एक बार अपाची उड़ गया, एक बार आपके 1-2 अपाची पैर में उड़ गए, तो पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट जिसमें 45 टैंक होते हैं, उनको रोक देगा भाई। वो उसके बाद थैंक यू कह के आगे नहीं आएंगे। उनको पता है कि दे कैन डू नथिंग टू द अपाची एंड द अपाची कैन फिनिश देम ऑफ। ये एक के बाद एक हेल फायर, मिसाइल फायर कर करके धुआं हो जाएगा। तो आज के लिए वॉर रूम वीकेंड प्रतिशोध में इतना ही। आपका बहुत धन्यवाद आज चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। देखना मत भूलिएगा टाइम्स नाउ नव भारत पर 6:55 पर वीकेंड वॉर रूम प्रतिशोध।